सिंपल सा आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स मींस स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। अब नेचर जो है एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो मटेरियल या मतलब बोल सकते हैं मैटर और प्लस एनर्जी से मिलकर बनी होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स मींस स्टडी ऑफ मैटर मींस मटेरियल एंड एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर फिजिक्स में जब हम लॉज को डिफाइन करते हैं, है ना, तो लॉज को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज चाहिए होगी, ओके। तो जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज की कुछ वोकेबुलरी होती है, कुछ फिक्स्ड क्वांटिटीज होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं। वैसे ही हमारे फिजिक्स में भी फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। और फिजिक्स में जब हम किसी चीज को, किसी लॉ को डिफाइन करने जब जाएंगे तो हमें उसे डिफाइन करना होगा किसके हेल्प से? क्वांटिटीज की हेल्प से। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज होती हैं, तो उन क्वांटिटीज के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटीज की तो याद रखेंगे क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग डिफाइन करेंगे लॉज को। तो जब भी हम लॉज को एक्सप्लेन करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम डिफाइन करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो वो सभी क्वांटिटी, है ना, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने जो भी आप देखेंगे फिजिक्स में, जब भी हमको कोई लॉ डिफाइन करना होगा, जैसे कि न्यूटन के मोशंस वाले लॉ हैं, तो उसमें हम फोर्स हम क्वांटिटी की तरह लेते हैं, मोमेंटम को हम लेते हैं, ये सब क्वांटिटीज हैं, है ना। तो जिनको भी क्या किया जा सके, विच कैन बी मेजर्ड, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये तो क्लियर हो गया फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज करने वाले हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं इनकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, तो ये हमारे सामने है। एक तो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो है ना डेराइव होकर के आती हैं। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? विच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी? जो डेराइव होंगी, है ना, जो डिपेंड करेंगी, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल। अभी सीखेंगे डिटेल में, हम इसको देखेंगे क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। और एक कैटेगरी और है हमारे पास जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये क्या है? तो ये भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, है ना, जो सबसे इंडिपेंडेंट है या जिनका कोई फॉर्मूला नहीं है, जो खुद में ही सफिशिएंट है, उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, या फिर इन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। अब जो हमारे सामने मेजरमेंट के जो सिस्टम्स होते हैं, वो मेजरमेंट के कितने सिस्टम्स हैं? 4 टाइप के हमारे पास सिस्टम्स हैं। उन 4 सिस्टम्स में से एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम। और जो एसआई सिस्टम होता है ना, उस एसआई सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। तो उस एसआई सिस्टम को अगर हम देखें तो उस एसआई सिस्टम में हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो कितनी है? तो वो हमारे सामने है 7। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। इसे नोट करेंगे बेटा, एसआई सिस्टम में हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो कि कितनी है? 7। और वो जो 7 क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके नेम उनको याद रखते हैं। वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, आप इसको नोट करेंगे। पहली
जो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी, सेकंड कॉलम हम बना लेंगे यहाँ पर जिसमें हम लिखेंगे उसका उस क्वांटिटी का जो भी यूनिट होगा, है ना, और फिर तीसरी चीज जो होगी उसका सिंबल। अब ये यूनिट क्या है, ठीक है, तो अभी इसको भी डिस्कस करेंगे हम, यूनिट क्या है ना, और ये क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं 7, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो हमारे सामने है लेंथ। फर्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो लेंथ है, जिसकी यूनिट होती है मीटर, मतलब हम इसे नापते हैं मीटर में। अब नापने को तो बहुत सारी यूनिट है लेंथ की, मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, डेसीमीटर है, बहुत सारी यूनिट होती हैं, है ना, फीट है, इंच है, बहुत सारी है। लेकिन जो हमारे पास में एसआई सिस्टम होता है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, उस इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट है वो याद रखनी है हमें मीटर, है ना, उसका सिंबल हो जाएगा हमारे सामने एम। सेकंड जो है वो हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा मास, और मास के लिए हम मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, ठीक है, और इसका जो एसआई सिस्टम में जो सिंबल है वो है हमारे पास केजी। तीसरी फंडामेंटल यूनिट की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास टाइम, और इसका जो यूनिट है वो है सेकंड, और इसको लिखेंगे हम एस, सिंबल हो जाएगा एस। फोर्थ क्वांटिटी जो है हमारे पास वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो हम लिखेंगे केल्विन, और यहाँ पे इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल में के। फिफ्थ क्वांटिटी जो हमारे पास है वो है करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की बात है तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है हमारे पास एम्पियर, और इसका जो सिंबल है वो हो जाएगा कैपिटल ए। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारे पास सिक्स्थ वाली, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, ये क्या होती है, ये थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है ना, ये कुछ नया दिख रहा है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, तो ये जो हमारी सनलाइट होती है उस सनलाइट की इंटेंसिटी को बताता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी सोर्स है जिस पे लाइट आ रही है, किसी भी प्रकार की लाइट, जैसे कोई बल्ब है उससे आने वाली लाइट, तो उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है उसका पता हमें इससे चलता है। इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, कैंडेला, और इसको हम सिंबल लिख देंगे सीडी, कैंडेला से सीडी। और लास्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट है हमारे पास मोल, MOLE मोल, और सिंबल हो जाएगा MOL। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास। आपको केवल इतना याद रखना है कि इन 7 को छोड़कर बाकी सब हमारे सामने डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं। तो डायरेक्ट क्वांटिटीज जब भी देखनी होगी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, इन 7 फंडामेंटल्स को याद रखो, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सब इन्हीं से मिलकर के बनी होंगी हमारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं। तो ये 7 है। इसका आप एक बार इसको अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लें। इसको मेरे साथ फिर से रिवाइज करेंगे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे सामने हैं जिनको हम, है ना, एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूनिट क्या है ना। तो देखिए ये जो यूनिट है इनके बारे में हम देख लेते हैं, यूनिट क्या होती है ना। इसको हटाएं, ओके, लिसन, देखेंगे यूनिट्स क्या है, और ये जो मैंने लिखी हुई है इनके बारे में भी समझेंगे कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं उनकी यूनिट्स के बारे में हम क्या जानते हैं। तो देखेंगे अगर कभी भी कि फिजिक्स जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है, इसके जो लॉज हैं वो डिपेंड करते हैं क्वांटिटीज पे, और उन क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटी और डायरेक्ट क्वांटिटी हमने देखा। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट क्या है, जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप सपोज मेजर करना है आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, आपको पता करना है मास। अब जैसे सपोज अगर आपके सामने शुगर रखी हुई है कहीं पर, अब उस शुगर को आप क्या करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो भी आपका बैलेंस होता है उस बैलेंस में एक तरफ आप शुगर रखते हैं, दूसरे साइड पर आप वेट रखते हैं,
सपोज आपने वेट रखा 1 kg का, है ना, 1 kg वेट, यहाँ इधर क्या रखा आपने, शुगर रखी, आप दोनों को बराबर करते हैं। जब आप बराबर कर रहे हैं तो बराबर करते टाइम आप क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है, आप कंपेयर करते हैं उसको, और आप उसे कंपेयर किसके साथ करते हैं, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, है ना, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि पहले से हमें पता है और उनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कोई भी आप मान लीजिए, आप मान लो कि एक आपके पास में कोई बॉक्स है, छोटा सा ऐसा कोई टुकड़ा है, लकड़ी का गुटका है, उस लकड़ी के गुटके से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे, जैसे सपोज आपको कंपेयर करा, आपने कंपेयर किया और 10 बार कंपेयर आपको करना पड़ा, और 10 बार कंपेयर करा आपने किससे, एक ये लकड़ी का गुटका है एक छोटा सा, इससे आपने कंपेयर किया। जरूरी नहीं है कि आपके पास वेट है, आपने इससे कंपेयर कर लिया। ऐसा करने के लिए कंपैरिजन करते टाइम आपको 10 टाइम्स इससे करना पड़ा, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये जो लकड़ी का गुटका है ना, रेक्टेंगल वाला, तो ये बॉक्स बोल देते हैं इसको। तो कितने बॉक्सेस शुगर है अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप बोलेंगे सर शुगर जो है वो 10 बॉक्स के इक्वल है। तो 10 बॉक्स का मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स है इससे हमें 10 टाइम्स रिपीट करना पड़ा। अब अगर किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है और आपने मेजर किया और वो 5 टाइम्स आपको रिपीट करना पड़ा, तो आप उसकी यूनिट बोल देंगे 5 टाइम्स हो गया, वो 5 टाइम्स उसको कंपेयर करना पड़ा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये जो जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है ना, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप रैंडम कोई भी वेट ले सकते हैं, उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं यूनिट, ठीक है, उसे हम कहते हैं यूनिट, जिसके साथ कंपेयर करके हम मेजरमेंट करते हैं। और ये जो नंबर आ रहा होता है, ये नंबर हमें पता चलता है कितनी बार रिपीटिशन हमको करनी पड़ती है। तो इस नंबर को हम बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना। यहाँ पर हमारे पास में ये न्यूमेरिक वैल्यू है और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, यूनिट। तो अब जैसे सपोज एक दूसरा एग्जांपल अगर लें, लेंथ का, अब ये लेंथ है, अब इस लेंथ को मुझे मेजर करना है और मैंने मेजर करने के लिए इतना सा छोटा सा टुकड़ा लेकर आया हूँ और वो छोटा सा टुकड़ा मेरा 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब उस 1 सेंटीमीटर के टुकड़े को मैंने यहाँ रखा और इसको कंपेयर किया, तो ये इतनी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर हो गई है मेरे पास। फिर इस टुकड़े को उठा के मैं यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ, इस तरीके से मुझे सपोज मुझे 15 टाइम्स रिपीट करना पड़ा और मैं कंपेयर किसके साथ कर रहा था, इस टुकड़े के साथ। और इस टुकड़े को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या टुकड़ा था ये, सेंटीमीटर का टुकड़ा था, तो हम सेंटीमीटर के टुकड़े से कंपेयर कर रहे थे। तो लेंथ जो है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है हमारे पास ये यूनिट है क्योंकि हम इसके साथ कंपेयर कर रहे थे, और जो 15 है ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। अब यहाँ आपको एक चीज नोट कर लेनी है और वो ये कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी जो होगी आपके सामने, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो होगी इट विल बी इक्वल टू, कैसे लिखेंगे आप, न्यूमेरिक वैल्यू, और यहां पर आप उसका लिखेंगे यूनिट। ये दोनों चीजें आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो हेलो हेलो हेलो, क्लास प्रॉपर है, चलिए। शायद कुछ इंटरप्शन हुआ था, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो हम जैसे फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम मेजर करते हैं तो मेजरमेंट करने के बाद हमको उसको लिखना कैसे है, फिजिकल क्वांटिटी, फिर यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू और बाद में हमको लिखना है उसका यूनिट। जैसे हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आ रही है 15 और उसका यूनिट कितना है, सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको उसको लिखना होता है। आगे बढ़ेंगे
इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने आपको बोला, लेंथ का यूनिट आपका सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोग्राम इंच भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है ना। ऐसे ही मास का यूनिट किलोग्राम भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है ना। उसके अलावा और भी दूसरे मिलीग्राम में भी हम मेजर कर सकते हैं मास को। तो जो भी हम यूनिट डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये नंबर आएगा हमारा। तो ये जो नंबर है, जैसे सपोज अगर मैंने यूनिट लिया है U1, तो नंबर मेरा क्या आएगा N1, ठीक है, मतलब यूनिट के हिसाब से। जैसे अगर मैं मीटर में नाप रहा हूँ लेंथ, और वो मीटर में 5 मीटर आ रही है, और अगर मैं सेंटीमीटर में नाप रहा हूँ तो वो फिर 500 सेंटीमीटर आ रही है, तो यूनिट के हिसाब से नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यूनिट मैंने U1 लिया, नंबर मेरा N1 आया। अगली बार मैंने यूनिट ले लिया सपोज U2, तो नंबर मेरा N2 आया। तो याद रखना है कि यूनिट आप कुछ भी लें, लेकिन ये होगा लेंथ जो रहेगी, लेंथ तो उतनी रहेगी, है ना, नंबर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, मतलब, और अभी इसको यूज भी करेंगे आगे, है ना। तो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 क्या है इसका मतलब कि सिस्टम कोई भी हो, यूनिट कोई भी आप लेंगे, नंबर जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये आपको ध्यान रखना है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। अगर बड़ी यूनिट लेंगे तो नंबर जो है वो छोटा आएगा। जैसे अगर मैं, है ना, मीटर में मेजर कर रहा हूँ तो नंबर कितना आ रहा है 5, और सेंटीमीटर में अगर मैं मेजर करूंगा तो देखिए नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो लेकिन होगा ये दोनों वैल्यूज सेम। तो अगर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो नंबर बड़ा हो जाएगा क्योंकि यूनिट छोटी है, और अगर यूनिट बड़ी ले रहा हूँ तो नंबर छोटा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना, है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है कि सिस्टम में यूनिट अगर चेंज होती है तो नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन आईडी लेंथ सेम ही, क्वांटिटी सेम ही रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, है ना, डायमेंशंस के बारे में। अब डायमेंशंस क्या होती हैं, अगर हम यहाँ पर समझेंगे, अभी तक जो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखी, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देखी फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप में, उसके बाद हमने डेराइव्ड क्वांटिटी हमने देखनी है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं, है ना, उन 7 फंडामेंटल को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटी है ना, वो सब डेराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी में आती हैं। तो जो इसको हम कह सकते हैं व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब ऐसी कैसी कौन कौन सी क्वांटिटी हो सकती हैं, तो जैसे आप देखो फोर्स की अगर हम बात करें, स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, है ना, या कोई भी A to Z आप कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर कोई भी क्वांटिटी ले लें, वह सभी क्वांटिटी हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है। कैसे डिपेंड करती हैं अभी हम देखेंगे। ये सब डिपेंड करती है फंडामेंटल पे। उन 7 क्वांटिटी की हेल्प से आप सारी जितनी भी क्वांटिटी हैं सब बना सकते हैं उन 7 की हेल्प से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वांटिटीज होंगी। इसके अलावा आपको बताना है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो ये जो है ये एक अलग कैटेगरी आप बोलेंगे इसको, ये फंडामेंटल कैटेगरी में भी नहीं है, ये डायरेक्ट कैटेगरी में भी नहीं है, ये एक अलग ही कैटेगरी हो जाती है जनरली, है ना। लेकिन इसको हम एसआई सिस्टम में फंडामेंटल के साथ ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये 2 क्वांटिटीज होती हैं ऐसी जो कि सप्लीमेंट्री कही जाती है, ठीक है। अब 2 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं देखेंगे। एक क्वांटिटी तो होती है हमारी जिसको हम कहते हैं एंगल, है ना, एंगल कहा जाता है। सिंपल एंगल भी बोल सकते हैं या फिर प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं। अभी तक आपने जो भी एंगल सुना है उस वो एंगल वही वाला एंगल की बात यहाँ पे हो गई है ना, प्लेन एंगल। दूसरी हमारे पास क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये 2 क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। अब डायमेंशंस क्या है उस पे हम आते हैं, उससे पहले ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्या है दोनों, है ना। फिर इसके बाद में हम डायमेंशंस की का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में प्लेन एंगल के बारे में, तो प्लेन एंगल
अब प्लेन एंगल क्या होता है, तो जैसे एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की और दूसरी लाइन यहाँ ड्रॉ की, तो ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इस एंगल को ही हम प्लेन एंगल कहते हैं। और ये जो प्लेन एंगल होता है, इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है हमारा, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे देखूं, ये कोई सर्कल है ना, और इस सर्कल का अगर ये पार्ट है एंगल, तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है, इसका सेंटर। तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं इसका आर्क, और ये जो है ये सर्कल की है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने प्लेन एंगल जो होता है थीटा, इसका फॉर्मूला हम नोट करेंगे। आर्क जो होता है, आर्क की जो भी लेंथ है, इसको हम एल लिख सकते हैं, आर्क की लेंथ, और अपॉन में आ जाएगा ये रेडियस। तो ये हमारे सामने यहाँ पर थीटा की वैल्यू होती है ना, एंगल जो होता है प्लेन एंगल, इसकी वैल्यू होती है, या फॉर्मूला आप बोल सकते हैं इसका, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसके बाद दूसरा हमारे पास में होता है सॉलिड एंगल, है ना। अब सॉलिड एंगल क्या है, तो सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर एक हमने छोटी सी लेंथ ली थी, है ना, सर्कल की एक छोटी सी लेंथ ली थी हमने, ऐसे ही अगर हम एक स्फीयर ले लेते हैं, एक, है ना, इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट जो है ये स्फीयर है, और इस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया, जैसे इसका एक छोटा सा लेंथ लिया था हमने सर्कल का, और सेंटर पे कुछ एंगल बना था, वैसे ही इसका एक छोटा सा मैं एरिया ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और इसके सेंटर पे कुछ एंगल बन रहा है। अब ये एंगल जो है आपके सामने, अगर मैं इसको आप इसको इमेजिन करें, तो ये एंगल ऐसे नहीं होगा, ऐसा मतलब ऐसे दो लाइंस वाला एंगल नहीं है ना, ऐसे दो लाइन वाला एंगल नहीं है ये। इसकी बजाय ये एंगल कैसा है, तो ये एंगल आप अगर इसको देखेंगे तो ये जब एक एरिया को आप सभी तरफ से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे सभी तरफ से कनेक्ट किया है, इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने कि ये इस तरह का पार्ट होगा एक ऐसा, और ये इस तरह से सभी तरफ से चारों तरफ से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर एक सर्कुलर एंगल बनेगा, है ना, और ये जो सर्कुलर एंगल होगा, इस सर्कुलर एंगल को हम यहाँ पर सॉलिड एंगल कहते हैं। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, वैसे ही इसका जो फॉर्मूला होगा, हम ये क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा सॉलिड एंगल का, ये हो जाएगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का। इसको भी हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको हम ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं, है ना। ओमेगा ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसका सिंबल इस तरह का होता है ना। और ये एरिया अगर हम छोटा सा एरिया लेते हैं तो इसको हम डी ए भी बोल सकते हैं। तो डी ए अपॉन छोटे से एंगल, छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए डी ए लिखते हैं। ये डिफरेंशिएशन में हमने देखा है। तो जिन्होंने भी डिफरेंशिएशन नहीं कंप्लीट किया है तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की हुई है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो थीटा है या ओमेगा जो है सॉलिड एंगल, वो हो जाएगा स्मॉल एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है, इसकी जो यूनिट है प्लेन एंगल की, तो इसकी यूनिट होती है हमारे सामने रेडियन, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर हमने तो डिग्री देखी हुई है ना, एंगल को हमने तो इस एंगल को डिग्री में मेजर किया हुआ है हमेशा, तो डिग्री भी होती है ना, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास में क्या है, रेडियन है ना। और इसके लिए आप याद भी रखेंगे फॉर्मूला, जो 360 डिग्री होता है वो हमारे पास में 2 पाई रेडियन, इसको सिंबल होता है आरएडी, तो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है हमारा 360। या आप ये बोल सकते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन में, है ना। तो ये याद रखना है, ये रेडियन है इसकी यूनिट, और इसकी जो यूनिट है वो है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। तो इसका जो सिंबल है वो है एस आर, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो क्वांटिटीज हैं जो इनको हम, है ना, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और इन दोनों के बारे में याद रखना है आपको कि ये जो प्लेन एंगल है और जो सॉलिड एंगल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर भी लेंथ है इसमें और अपॉन में भी लेंथ है, इसलिए इस क्वांटिटी को हम कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
है ना, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल दोनों ही, क्योंकि देखो इसमें भी ये ऊपर भी एरिया है और नीचे रेडियस का स्क्वायर है, मतलब वही एरिया की डायमेंशन है नीचे भी, तो ये भी एक डायमेंशन लेस है ना क्वांटिटी है। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन क्या होती है पहले तो वो देखें, हम अभी समझते हैं डायमेंशन क्या होती है। तो हमारे पास में अभी देखिए हमने देखा 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसके अलावा जितनी भी है सब डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस देख लेते हैं, ये हटा रहा हूं यहां से, है ना, आप साथ साथ नोट्स बनाते चले, है ना, लिखते चले, और जो भी फिर आपको कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बेटा डायमेंशंस की बात करते हैं। तो डायमेंशंस में मैं आपसे बोल रहा हूँ डायमेंशंस क्या होती हैं। तो दीज आर डायमेंशंस आर पावर्स, ठीक है, ये पावर्स होती हैं। किस चीज की पावर्स होती हैं? ये पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स होती है, बाय विच इट इज रेज्ड, जितनी पावर से फंडामेंटल क्वांटिटी को रेज किया जाता है। रेज करने का मतलब है जो भी पावर उन पर लगाई जाती है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन derived quantity, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, derived quantity को बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं उनकी जो पावर लगाई जाती है, जो भी पावर्स होंगी उन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। अगर मेरे पास एक कोई क्वांटिटी है, सपोज स्पीड, अब स्पीड है, अब स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये तो सभी को पता होगा 9th क्लास से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रही है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम आ रहा है जो कि अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 में ही है ये। तो डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस जो होती है एक तरह की लेंथ होती है। तो यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, मतलब लेंथ पर, और दूसरा वो डिपेंड कर रही है टाइम पर। और डिस्टेंस की कितनी पावर है यहाँ पे, लेंथ की कितनी पावर है। तो लेंथ की अगर मैं पावर की बात करूँ तो मैं डिस्टेंस को यहाँ पे मैं लिख लूंगा L। डिस्टेंस को L क्यों लिखा सर? क्योंकि बेटा डिस्टेंस को L इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस की जगह अगर मान लो विड्थ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है तो सभी एक लेंथ की ही तरह उसको आप मेजर करेंगे। तो जहां पर भी लेंथ वाली डायमेंशंस आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी आएगी, लेंथ, तो उसको हम एक सिंबल हमने बना दिया, एक सिंबल हमने बना दिया कि जितनी भी लेंथ आएगी उस लेंथ को हम L लिखेंगे। क्लियर है? जहां पर भी लेंथ आए उसको L। अब अगर फिर लेंथ को L लिख रहे हैं तो अब आप समझदार हैं, टाइम को आप क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, ठीक है। तो लेंथ को L तो टाइम को T। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेंथ की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है और जो टाइम की पावर है वो भी 1 है ना। तो स्पीड बनाने के लिए लेंथ की को एक बार लिखना पड़ता है और टाइम को भी एक बार लिखना पड़ता है, लेकिन टाइम को जो लिखना पड़ता है वो लिखना पड़ता है डिवाइड में, तब जाके स्पीड बनती है। लेकिन अगर मुझे बनाना हो स्पीड की जगह, अगर मुझे लेंथ और ये टाइम से मैंने स्पीड बनाया, अगर मुझे बनाना है सपोज एक्सेलरेशन बनाना है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी चेंज, है ना, वेलोसिटी में जो चेंज होता है अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशंस है, अब वेलोसिटी कैसे बनती है, तो वेलोसिटी को बनाने के लिए हमें लेंथ और टाइम की पावर कितनी लगानी पड़ती है, -1। अभी कैसे होता है हम सीखेंगे, ये भी सब बनाना सीखेंगे, हम बहुत सारे डायमेंशंस हम देखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो चेंज होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है हमारे पास LT-1, और टाइम फिर से यहाँ पे आ गया एक बार। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें लेंथ एक बार और टाइम की जो पावर आ रही है वो आ रही है -2। तो ये जो -2 है ये टाइम की डायमेंशन है
और लेंथ की जो पावर है वो क्या है 1, तो लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी 1। तो डायमेंशन का सीधा सा मीनिंग है जो भी पावर्स होती है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशंस का क्या मतलब है, मैंने क्या बोला आपसे कि जितनी भी डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं, जो भी डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं वो सभी डायरेक्ट क्वांटिटीज बनी हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी से, और उन डायरेक्ट क्वांटिटी को बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी जितनी बार यूज करनी पड़ेगी, जैसे लेंथ 2 बार यूज करनी पड़ी तो लेंथ की पावर 2 हम यूज करेंगे लिखेंगे। अगर टाइम 1 बार यूज करना पड़ा, मास मान लो 2 बार यूज करना पड़ा। अभी जैसे हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स जो है, अब फोर्स के लिए हम अगर लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और मास के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लेंथ के लिए L लिखते हैं, टाइम के लिए T लिखते हैं, ऐसे ही मास के लिए M लिखेंगे, है ना। और एक्सेलरेशन का भी हमने देखा कि इसका हमने डायमेंशन जो डायमेंशंस लिखी एक्सेलरेशन की वो हमारे सामने है Lt - 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मास कितनी बार लिखना पड़ रहा है, 1 बार, लेंथ 1 बार, टाइम -2 लिखा है यहाँ पे, -2 मतलब टाइम लिखना पड़ रहा है 2 बार, लेकिन अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो ये डायमेंशंस हैं। अगर आपको कहीं फोर्स का ये फॉर्मूला लिखा हो कहीं पे, और अगर आपसे पूछा जाए फोर्स के फॉर्मूले में टाइम की डायमेंशंस लिखो, तो टाइम की डायमेंशंस आप लिखोगे -2। अगर आपसे पूछा जाए लेंथ के डायमेंशंस तो आप लिखेंगे 1। अगर पूछा जाए मास के डायमेंशन तो लिखेंगे 1। तो डायमेंशंस का सीधा सा मीनिंग है जो भी पावर्स है, ये जो पावर्स होती हैं इनको हम डायमेंशंस कहते हैं। और डायमेंशंस बताने वाली ये जो इस तरह से जब हम लिखेंगे, है ना, तो ये लिखा मान लो मैंने MLT-2 और इसको ऐसे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद करते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये फोर्स के इक्वल में हमने ये लिखा, और इसको फोर्स को भी हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है हमारा, इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपके सामने, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है जो कि हमको डायमेंशंस के बारे में बता रहा है, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये जो आपके सामने MLT के फॉर्म में मैंने लिखा है, इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो आपको समझ में आएगा। जो डायमेंशंस बताएगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशंस क्या होती हैं, जो पावर होती हैं। अब यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूले और भी हम बनाना यहाँ पर सीखेंगे अलग अलग क्वांटिटीज के। तो यहाँ पर डायमेंशंस क्लियर हो गया, है ना। डायमेंशंस मतलब होती है पावर्स। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना कैसे है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें से एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए आपको L लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते समय। जिन बच्चों को डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने में दिक्कत होती है, नहीं आता समझ में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो तो हमने सीख लिया। अगर नहीं समझ में आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। लेंथ को L लिखेंगे, मास कहीं पर भी दिखे, कहीं पर भी मास अगर आपको दिखेगा तो उसके लिए M लिखेंगे, और अगर टाइम कहीं पर दिखेगा तो उसके लिए T लिखेंगे। कहीं पे अगर टेम्परेचर दिखेगा, है ना, तो उस टेम्परेचर के लिए आप या तो केल्विन का K लिखेंगे, या फिर आप बहुत सारी बुक्स में थीटा भी लिखा होता है तो थीटा लिखेंगे। कहीं पे अगर करंट लिखा होता है तो करंट के लिए हम एम्पियर का A लिखेंगे। करंट के लिए, करंट को हम डिनोट करते हैं, जब करंट वाले चैप्टर देखते हैं आप तो उसमें I लिखते हैं, देखा था 10th क्लास में, है ना, V = IR वाला फॉर्मूला होता था, तो वहां पे हम I से डिनोट करते थे करंट को। तो करंट के लिए हम I भी देखेंगे, आप कहीं पे कुछ बुक्स में I भी यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में आ जाता है ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में है, इसके लिए हम यहाँ पर CD लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमारा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आप लिखेंगे मोल, MOL, है ना, MOL। तो जहां पर भी लेंथ होगा उसके लिए L लिखेंगे, टाइम के लिए T, मास के लिए M, है ना, टेम्परेचर के लिए K या थीटा, है ना, करंट के लिए A या I, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है।
ज़्यादातर अभी जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11th और 12th में, तो 11th में तो आप अधिकतर यही यूज़ करने वाले हैं, तीनों लेंथ मास टाइम, इनको है ना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक यही यूज़ होगी। बाकी जब अब आप आगे जब देखेंगे तो जहाँ हीट एंड टेम्परेचर वाले टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पर आपका थीटा भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखना होगा। जहाँ करंट आएगा वहाँ पर ये लिखना होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो कहीं भी नहीं आया है, आता मतलब बहुत कम क्वांटिटीज हैं, ऐसी कोई क्वांटिटी दिखती नहीं है जिसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहीं आप केमिस्ट्री वगैरह में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये दिखता है। और कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज़ होता है। तो जैसे केमिस्ट्री में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे सब्सटेंस को मेजर करने के लिए बहुत बार हम केजी वगैरह का यूज़ नहीं कर पाते, ग्राम का यूज़ नहीं कर पाते, तो उस जगह पर हम फिर मोल का यूज़ करते हैं, है ना। और इसकी एक फिक्स नंबर होती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं इसको, और फिजिक्स में भी जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसमें हमको इसको यूज़ करना है। तो अभी के लिए ये तीन क्वांटिटी लेंथ मास टाइम इनको यूज़ करेंगे हम। देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब भी आपको कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो तो उसके दो तरीके हैं, है ना। दो तरीके क्या क्या है, जैसे फोर्स की अगर मैं बात करूं, या अभी हमने देखा था सबसे पहले स्पीड की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, स्पीड। अब स्पीड का जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बना करके दिखाया था वो क्या था, तो जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको या तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकता हूँ। इसके बाद अगर मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो उसका मुझे फॉर्मूला पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकता हूँ। इसके अलावा मुझे वर्क का फॉर्मूला पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो फॉर्मूला पता हो आपको या उसका यूनिट पता हो। जैसे अगर मुझे पता है कि स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो मैं इससे भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकता हूँ। जैसे फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, है ना, तो न्यूटन इसका यूनिट है, इसके यूनिट। अब न्यूटन से तो कैसे बनाओगे, तो न्यूटन जो है वो न्यूटन नहीं होता, वो होता है हमारे पास जो न्यूटन है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो न्यूटन तो उसको फोर्स का जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसको हमने न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं उनके ऑनर में न्यूटन उसकी यूनिट रख दी है ना। न्यूटन की जो वैल्यू होती है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऐसी फोर्स है, ये जो वर्क है तो वर्क का जो यूनिट है वो हमें पता होता है जूल होती है ना। लेकिन जूल जो है वो भी किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो इस अगर आपके पास में या तो फॉर्मूला हो किसी क्वांटिटी का या फिर उसका यूनिट हो, तो दोनों ही तरीके से आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। देखेंगे कैसे। जैसे स्पीड का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, मैंने आपको क्या बोला, लेंथ के लिए कोई भी लेंथ है ना, किसी भी प्रकार की लेंथ हो, लेंथ का मतलब देखिए अगर मैं ऐसे में नाप रहा हूँ तो ये हाइट हम बोल देते हैं, लेकिन नापना तो वही स्केल से है ना, तो है वो भी एक लेंथ की कैटेगरी। ऐसे में नाप रहे हैं हॉरिजॉन्टल तो हम उसको लेंथ कह देते हैं, ऐसे नीचे जाके नाप रहे हैं तो उसको हम डेप्थ कह देते हैं, लेकिन नापना वही है। तो डिस्टेंस कोई भी हो कैसी भी हो उसके लिए डायमेंशनल हम फॉर्मूला जब बनाएंगे तो एल लिखेंगे, तो लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए आप लिखेंगे टी, तो ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एल टी इनवर्स, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ठीक है। कोई पूछे मास के डायमेंशंस क्या होते हैं स्पीड में, तो सीधी सी बात है स्पीड जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करेगी, है ना, यहाँ पर मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो मास के डायमेंशंस क्या है, तो यहाँ पे आप चाहें तो मास की कोई डायमेंशन नहीं है, इसमें मास का कोई टर्म नहीं है, तो आप m को 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो डायमेंशंस नहीं है उनको हम 0 लिख सकते हैं। अब यूनिट से हमको डायमेंशंस कैसे बनाना है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो यूनिट क्या है, जैसे मीटर पर सेकंड है ना, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो मीटर किसकी यूनिट है, मीटर में किसको मेजर करते हैं हम, तो मीटर में हम मेजर करते हैं लेंथ को, तो मीटर की जगह पे हम एल लिख सकते हैं, और सेकंड नीचे लिखा हुआ है, सेकंड में किसको मेजर करते हैं हम, टाइम को। तो इससे भी अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए तो वो हो जाएगा एल टी
इनवर्स, ठीक है। तो इससे भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं यूनिट से भी। ऐसे ही फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए मास के लिए हम लिख देंगे m, और एक्सेलरेशन का अगर नहीं पता है तो पहले एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो वो हमारे पास में अभी जैसे हमने बनाया था, तो वो होता है हमारे पास mt-2। तो ये हमारे पास में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा mlt-2, ठीक। इसी तरह से अगर मुझे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा, वर्क के फॉर्मूले में फोर्स आ रहा है, फिर फोर्स और साथ में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए मैं लिखूंगा mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ डिस्टेंस है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा l। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा ml²t-2। ये हमारे पास में वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, फोर्स का बन गया। फोर्स की जो यूनिट है उससे भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, लेकिन एक्चुअल में न्यूटन किसके बराबर होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब kg मतलब किसकी यूनिट है, मास की, तो इसको हम m लिख देंगे। फिर मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो इसको l लिख देंगे। अपॉन में क्या है, टाइम, सेकंड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ से भी अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से mlt-2। अब आप वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बना सकते हैं इसी तरह से, उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट करके बताएं मुझे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम इसी से मतलब वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यूनिट से अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, है ना। इसी तरह कैसे हम, है ना, यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ सकता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में लेंथ मास टाइम वाले कुछ ऐसे फॉर्मूले थे जो लेंथ मास टाइम पर डिपेंड कर रहे थे। अब हम कुछ अदर फॉर्मूले हम देखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले, जो कि हमारे, है ना, जिसमें करंट आ रहा होगा या फिर टेम्परेचर आ रहा होगा, ऐसे कोई फॉर्मूले अगर हम देखते हैं तो जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में, है ना, करंट के बारे में पढ़ा हुआ है ना, करंट। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है आई का, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो करंट के लिए जब भी करंट का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो हम ऐसे लिख देंगे सिंपल A। लेकिन अगर हम इसकी हेल्प से चाहते हैं चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना, चार्ज का, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बोला आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए उस क्वांटिटी का फॉर्मूला जरूरी है। तो यहाँ पर, है ना, चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए करंट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, है ना। चार्ज का फॉर्मूला होना चाहिए I × T, ये हमें पता है अगर, तो हम यहाँ पर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो I मतलब करंट है, तो करंट के लिए हम लिख देंगे A, और टाइम के लिए हम लिख देंगे T। तो ये हमारे पास चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AT। इसी तरह से अगर हमारे पास में कोई दूसरा कुछ क्वांटिटी है, पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल का हम बना सकते हैं करंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लेंथ मास टाइम के अलावा A और आ रहा है ना। इसके अलावा एक टेम्परेचर वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब स्पेसिफिक हीट जो होती है, ये होती है हमारे सामने, स्पेसिफिक हीट का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम C से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसको हम लिखते हैं हीट एनर्जी अपॉन में मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बनाता हूँ, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। अगर आप खुद भी पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करें, है ना, नोट्स आप बनाए जाए, तो हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख देंगे यहाँ पर। अब हीट क्या है, तो हीट एक तरह की एनर्जी है। यहाँ पर आप इस बात को नोट कर लें कि एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो कि वर्क का होता है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाया, तो जितनी भी प्रकार की एनर्जी हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होता है। तो वर्क का भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था ml²t-2, और अपॉन में यहाँ पे आ रहा है मास, तो मास के लिए आप लिख देंगे m, और साथ में यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर थीटा, है ना। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के डायमेंशंस। तो m से m कैंसिल हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखते समय आपको याद रखना है जो भी पावर्स के रूल होते हैं, जैसे ऊपर
नंबर लिखा है, नीचे नंबर लिखा हुआ है, सेम नंबर्स हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, सेम नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। वो सारे पावर्स के फॉर्मूले या लॉज यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो आएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वो जाएगा n² t - 2 थीटा इनवर्स। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वाला टर्म हो गया, इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना सीखा। अब आप खुद से अपने पास से प्रैक्टिस करेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूले आपको बनाने हैं, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूले आपको बनाना है, लिख लीजिए आप, है ना। आपको डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हमारी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशनल फॉर्मूले तक हमने अभी कंप्लीट किया है, डायमेंशनल एनालिसिस अभी हमें सीखना है आगे, तो उसकी हम डिस्कशन करेंगे। और कल से जो क्लास है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे के आसपास हम रखेंगे। तो उस समय हम डिस्कस करने वाले हैं फिर डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे हमको देखना है बेटा कि पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बनाओगे, पावर के बाद में प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बनाना है। ठीक है, इसके अलावा जो डेंसिटी होती है, वॉल्यूम होता है ना, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको बना करके प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा एक होती है थर्मल कैपेसिटी होती है ना, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। मोमेंटम होता है, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, जो मास पर भी डिपेंड नहीं करता, लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता, टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, है ना, जो जिनके डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं होता। जैसे कि अभी हमने देखा था कि थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अब अगर आप बनाएंगे तो ऊपर भी लेंथ आएगा, अपॉन में भी लेंथ आएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पे ना तो m आ रहा है, तो m की भी पावर 0, l की भी पावर 0 होगी और टाइम की भी पावर 0 होगी। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं क्या? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोमेंटम का आपको बनाना है। इसके अलावा एक होता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीटली इस तरह से बनाते रहिए, आप इसको सीखते रहिए। जहाँ पर भी आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं तो, और ताकि आपको नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चैनल पर इस वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट क्लास हम जब करेंगे तो उसमें हम लोग आगे के जो टॉपिक्स हैं वो सेकेंड पार्ट हम इसका कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, ठीक।